हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट शोभित। आज मैं आपको श्री माता पूर्णागिरि धाम यात्रा पर ले जाने वाला हूं। कैसे आप इस यात्रा को करेंगे, साथ ही कैसे आप नेपाल घूमेंगे, क्योंकि इस यात्रा में माता पूर्णागिरि धाम दर्शन के साथ साथ आप नेपाल भी घूमेंगे, वो भी बहुत कम बजट में। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप घर बैठे पूरी यात्रा करेंगे, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे बहुत कम खर्चे में यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन, बस, कैब से आप कैसे यहाँ पहुँचेंगे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, होटल, धर्मशाला आप कहाँ ले और उसमें कितना खर्चा होगा, नेपाल बॉर्डर पार करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, दर्शन का सही समय और भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ इस वीडियो में मौजूद है, जिससे आपकी यात्रा बहुत आसान, सुरक्षित और यादगार बन जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप घर बैठे माता पूर्णागिरि यात्रा और नेपाल यात्रा कर लेंगे। सच कहूँ तो इस यात्रा में आप हिल स्टेशन भी घूमेंगे और एक इंटरनेशनल टूर यानी नेपाल भी घूमेंगे। आपसे एक सवाल भी है, पूर्णागिरि धाम यात्रा के दौरान नेपाल में हम किस मंदिर में दर्शन करते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका जवाब इस वीडियो में ही मौजूद है। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में जय मां पूर्णागिरि, जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं पूर्णागिरि धाम। अब बात करते हैं कि पूर्णागिरि धाम कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पूर्णागिरि धाम कहाँ पर है। पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर के पास एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी पर स्थित है और इस मंदिर की पूरे देश भर में बहुत मान्यता है। यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। पूर्णागिरि धाम पहुँचने के लिए सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी शहर टनकपुर है। दिल्ली से टनकपुर की दूरी करीब 335 किलोमीटर है। तो और टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां से माता पूर्णागिरि धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। जी हाँ, पूर्णागिरि धाम मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर से टनकपुर की दूरी करीब 116 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से डायरेक्ट 2 ट्रेन है टनकपुर तक, क्योंकि पूर्णागिरि धाम का नजदीकी रेलवे स्टेशन भी टनकपुर ही है। एक ट्रेन रात को 12:35 पर दिल्ली से चलती है। ट्रेन नंबर 05098 है, तो सुबह 9:35 पर टनकपुर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन पूर्णागिरि जनशताब्दी ट्रेन नंबर 12036 सुबह 6:25 पर चलती है। शाम को 4 बजे टनकपुर पहुंच जाती है। इस ट्रेन में टिकट की स्टार्टिंग 25 रुपए से शुरू होती है और 625 तक रहती है। अब जो भी ट्रेन आपको बेस्ट लगे आप उससे आ सकते हैं। ये दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपके शहर से भी आप टनकपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन चेक कर सकते हैं। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं, बाई बस आना चाहते हैं, तो दिल्ली से टनकपुर के लिए बहुत सारी बसेस हैं, जिसमें UPSRTC की बस भी है। इस बस में किराया करीब 597 से 600 के आसपास रहता है। उत्तराखंड रोडवेज की बसेस भी आपको मिल जाएगी, जिसमें किराया 600 रुपए के आसपास रहता है। प्राइवेट वॉल्वो भी है, जिसमें 750 से 800-900 रुपए तक किराया रहता है। अपनी कार या बाइक लेकर भी आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप नजदीक में हैं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, आसपास में है, तो आप अपनी कार या बाइक लेकर भी आ सकते हैं। उसके लिए क्या नियम है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सभी तरीकों को साथ में रखते हुए यात्रा करने का सही तरीका बताऊंगा। फिर आप चाहे ट्रेन से आ जाइए, फ्लाइट से आ जाइए, अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, जैसे भी आएंगे आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप नैनीताल टूर पर हैं तो भी आप पूर्णागिरि धाम यात्रा पर आ सकते हैं। नैनीताल से पूर्णागिरि की दूरी करीब 155 किलोमीटर है। नैनीताल से भी टनकपुर के लिए आपको बस और कैब दोनों मिल जाएंगी। अब बाई ट्रेन आ जाइए या बस से आ जाइए, आप टनकपुर पहुंचेंगे। टनकपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर है एक ऐसा पॉइंट जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है पूर्णागिरि धाम यात्रा की। तो इस 20 किलोमीटर के सफर को पूरा करने के तरीके क्या है? देखिए, वहाँ पर शेयर टैक्सी चलती है, जिसमें 50 से 60 रुपए लेते हैं एक व्यक्ति का। अपनी कार या बाइक लाए हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जो टनकपुर से उस पॉइंट तक जाता है जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। अब वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट का नाम क्या है? उसको बोलते हैं भैरव घाटी, यानी भैरव मंदिर के पास, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है पूर्णागिरि मंदिर की।
टनकपुर से बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी बोलेरो चलती है शेयरिंग में। अगर आप अपनी कार लाते हैं तो आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा, जो रास्ते में ही आपको पे करना पड़ेगा। बैरिकेड लगा रहता है। अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं तो 177 रुपए देने पड़ेंगे आपको। अपनी कार के 12 घंटे तक वैलिडिटी रहती है। बाइक से आते हैं तो 59 रुपए देने पड़ेंगे आपको एक बाइक के 12 घंटे के लिए। कोई बड़ी गाड़ी है तो उसके लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह की स्लिप मिल जाती है बैरिकेड से ही। यही पार्किंग शुल्क रहता है। इसे दिखाकर आप भैरव घाटी में कहीं भी गाड़ी लगा सकते हैं। वैसे वहाँ पर एक पार्किंग बनी हुई है, आप वहीं पे खड़ी करिए। वहां जाने के बाद आपको कोई अलग से पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। टनकपुर से भैरव घाटी तक का सफर बहुत अच्छा रहता है। 20 किलोमीटर का सफर है। तो खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए हम ये यात्रा करते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर एक बड़े स्तर पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। आपको ये यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। देखिए, अब तक मैंने आपको बताया कि आप पूर्णागिरि धाम या टनकपुर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस यात्रा के दौरान आप कहाँ रुके, कहाँ रुकना आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसमें कितना खर्चा हो सकता है। देखिए, 2 ऑप्शन है इस यात्रा में रुकने के। या तो आप टनकपुर पहुंचकर होटल या गेस्ट हाउस ले लीजिए, धर्मशाला ले लीजिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ पर होटल आपको 800 रुपए से 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो 2000 2500 तक जाते हैं। जो भी आपको पसंद आए ले सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो टनकपुर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप टनकपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जहाँ भी पहुँचते हैं वहां से शेयर टैक्सी लीजिए और सीधा पहुंच जाइए भैरव मंदिर के पास तक, क्योंकि वहां भी रुकने के अच्छे इंतजाम मौजूद है। 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप पहुंचेंगे भैरव घाटी। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये भैरव मंदिर के पास का नजारा है। शुरुआत में ही काफी अच्छा बाजार है। एक कार पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी कार या बाइक लाते हैं तो यहीं पर खड़ी कर दीजिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो शेयर टैक्सी आपको यहीं पर ड्रॉप करेगी। यहाँ आप पहुंच जाइए। यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी पूर्णागिरि धाम मंदिर की। अब बात आती है रुकने की व्यवस्था की। देखिए, इस जगह पर भी काफी सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं जहां आप रुक सकते हैं। वहां पर गद्दे, तकिए, रजाई, कंबल सब कुछ अवेलेबल रहता है। लेकिन ये एक शेयरिंग में धर्मशाला रहती है। काफी बड़े बड़े हॉल मौजूद रहते हैं। उसमें बहुत लोग, हजारों लाखों लोग आराम करते हैं। कुछ लोग यात्रा पर जाने से पहले यहाँ रुकते हैं। बहुत सारे वॉशरूम सभी धर्मशालाओं में मौजूद है। आराम से फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, उसके बाद आप यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनमें प्राइवेट रूम भी आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप टनकपुर होटल ले लीजिए, वहां पर रुककर फ्रेश होकर रेडी होकर 20 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंच जाइए और फिर पूर्णागिरि धाम यात्रा पर निकल जाइए। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड टनकपुर से सीधा यहाँ तक आ जाइए। तो यहाँ मौजूद धर्मशालाओं में फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए और उसके बाद यात्रा पर चले जाइए। ये जो मैं धर्मशाला आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर रजाई, गद्दे, कंबल मिल जाते हैं, यहाँ आप फ्री में भी रुक सकते हैं। बस आपको इनकी दुकान से प्रसाद लेना पड़ेगा। हजारों लाखों लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि पूरे एक दिन में पूर्णागिरि धाम यात्रा हो जाती है। तो टनकपुर में लोग नहीं रुकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये तरीके हुए रुकने के। और अब आगे की यात्रा कैसे करनी है चलिए वो बताता हूँ। पूर्णागिरि धाम की पैदल यात्रा करीब 5 किलोमीटर की है। बताया जाता है कि 3 किलोमीटर है, लेकिन मैंने इसको चेक किया अपने आईफोन में और स्मार्ट वॉच में। दूरी थी पूरी 5 किलोमीटर। ये मुख्य गेट है पूर्णागिरि धाम यात्रा का। आप चाहे तो यहीं से प्रसाद खरीद सकते हैं, चाहे तो आगे ले सकते हैं। आगे भी बहुत दुकानें हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मंदिर जाने वाली पैदल यात्रा से पहले ही भैरव बाबा का मंदिर भी है। कुछ लोगों में मान्यता है कि वो पहले भैरव मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद पूर्णागिरि मंदिर के लिए जाते हैं। कुछ लोग पहले पूर्णागिरि धाम मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद रिटर्न आते वक्त भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। हम पहले पूर्णागिरि मंदिर जाएंगे, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप पूरा एक दिन में पूरी यात्रा कर लेंगे। आपको रुकने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ पहुँचना है, नहाना है, फ्रेश हो जाना है, कपड़े चेंज करने हैं, रेडी होना है और फिर पैदल यात्रा पर निकल जाना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं माता पूर्णागिरि धाम की पैदल यात्रा। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ पूर्णागिरि, जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए, पूर्णागिरि धाम की पैदल यात्रा करने का सबसे बेस्ट तरीका है पैदल यात्रा। हालांकि यहाँ पर एक रोपवे का भी काम चल रहा है, जिसकी गवर्नमेंट से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो जल्द ही एक रोपवे भी यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे काफी आसान हो जाएगा लोगों को मंदिर तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिलहाल पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। इस 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा में बहुत सारी धर्मशालाएं, ढाबे, रेस्टोरेंट, खान पान के लिए बहुत सारे फूड पॉइंट रास्ते में मौजूद है। तो खाने पीने से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको इस पैदल यात्रा में नहीं होगी। पैदल यात्रा करने के 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमा रास्ता है। हालांकि सीढ़ी नुमा है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ी से चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है। कुछ जगह पैदल चलते हैं, कुछ जगह सीढ़ियां आ जाती हैं। शॉर्टकट पड़ता है लेकिन सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। और ये इधर वाला रास्ता एक प्लेन रास्ता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा रहता है। मेरे हिसाब से आप एक रास्ते से जाइए और दूसरे रास्ते से वापस आ जाइए। ऐसा करने से आप दोनों रास्तों के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। दोनों ही रास्तों का आपको अनुभव भी हो जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है आप किस रास्ते का चुनाव करते हैं। ये जो पॉइंट है, इसको जो जगह है, इसको मेन चौराहा यहाँ का बोला जाता है, शेर सिंह चौराहा। यहीं से दोनों रोड डाइवर्ट हो जाते हैं, दोनों पैदल रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। सीढ़ी नुमा रास्ता भी अच्छा है, आप आराम से रुकते रुकते जाइए, बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। पैदल यात्रा के दौरान आप उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के भी बहुत अच्छे नज़ारे देखेंगे। मैं सुबह सुबह यहाँ पहुंचा तो भीड़ भाड़ भी काफी ठीक ठाक थी। यहाँ पूरे साल ऐसी ही भीड़ रहती है, जैसे माता वैष्णो देवी में भीड़ रहती है ना, ठीक वैसे ही यहाँ भी भीड़ रहती है। बहुत मान्यता है माता पूर्णागिरि की। कहते हैं माता सती की नाभि यहाँ पर आकर गिरी थी। 51 शक्ति पीठ में से एक है माता पूर्णागिरि मंदिर। सीढ़ी नुमा रास्ते से मैं आया और माता रानी के जयकारों के साथ खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मैं पहुंचा मंदिर के मेन गेट के पास। अब यहाँ से आगे ना तो हम अपने शूज ले जा सकते हैं और ना ही इससे आगे कोई प्रसाद की दुकान है, तो यहीं से हमने प्रसाद लिया। आप चाहे तो रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और यहीं पर अपने शूज भी छोड़ दिए। अब इसके आगे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से सीढ़ी नुमा है, खड़ी सीढ़ियां हैं मंदिर तक। यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। नवरात्रों के समय तो पूर्णागिरि धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा फोन अलाउ नहीं है, तो अंदर की तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन पूरी यात्रा के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पूर्णागिरि मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। सुबह सुबह का वक्त था तो यहाँ पर काफी ठंड भी थी। पहाड़ की चोटी पर हम मौजूद थे, चारों तरफ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। माता रानी के जयकारों के साथ हमने पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद हम दूसरे रास्ते से नीचे आए, वापस अपने शूज लिए, कुछ देर यहाँ मौजूद धर्मशाला में विश्राम किया और फिर आगे की ओर निकल पड़े। यही तरीका होता है श्री माता पूर्णागिरि धाम मंदिर में दर्शन का। 5 किलोमीटर की यात्रा करने में हमें 2 से ढाई घंटे का समय लगा और रिटर्न आने में तो हमें बहुत कम समय लगा, क्योंकि वापस आते वक्त बहुत आसानी से हम नीचे पहुंच गए। वापस आए हम भैरव मंदिर के पास और वापस आकर हमने भैरव मंदिर में भी दर्शन किए। भैरव मंदिर में आप भी मेरी वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव मंदिर में भी दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। लेकिन पूर्णागिरि धाम यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी यात्रा में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना था नेपाल, वहां जाकर ही ये यात्रा पूरी होती है। चलिए अब बात करते हैं आगे की यात्रा की। पूर्णागिरि मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, भैरव बाबा मंदिर में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं होती है। हमें जाना है अभी नेपाल। नेपाल में क्या है, नेपाल कैसे जाना है, कैसे बॉर्डर पार करना है, वो सारी जानकारी अभी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। टनकपुर से 20 किलोमीटर तक हम भैरव मंदिर तक आए। अब यहाँ से वापस हमें टनकपुर जाना होगा नेपाल जाने के लिए। अगर आप शेयर टैक्सी से आए हैं तो वापस आपको यहीं से बोलेरो मिल जाएंगी, आप उससे वापस टनकपुर पहुंच जाइए। अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो आपको टनकपुर वापस ही आना होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और समझ पाएंगे आप कि आपको यहाँ कैसे घूमना है। इसके अलावा घर बैठे तो आपकी पूरी यात्रा हो ही जाएगी। अब बात करते हैं नेपाल यात्रा की। अगर आप सुबह सुबह टनकपुर पहुंचते हैं, उसके बाद पूर्णागिरि मंदिर यात्रा के बाद वापस टनकपुर दोपहर तक आ जाते हैं, यानी दोपहर में 1, 2 या 3 बजे तक भी आ जाते हैं, तो आप सेम डे ही नेपाल यात्रा पर भी जा सकते हैं। कैसे जाना है चलिए जानते हैं। टनकपुर से नेपाल मात्र 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं। जी हाँ, आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, लेकिन ई रिक्शा जाएगा कहाँ तक वो भी आपको बताऊंगा। नेपाल पहुंचने का सही और आसान तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। अगर आप अपनी कार या बाइक से आए हैं, मान लीजिए आप अपनी कार से आते हैं, तो टनकपुर से नेपाल जाते वक्त बीच में एक बैरिकेड लगा रहता है, वहाँ पर आपको एक पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा, जो कार के लिए 60 रुपए रहता है और बाइक के लिए 20-25 रुपए के आसपास रहता है। ये एक पार्किंग शुल्क है और ये पार्किंग भारत में ही है, मतलब नेपाल बॉर्डर पर भारत के हिस्से में ये पार्किंग है। वहां तक आप अपनी कार या बाइक लेकर जा सकते हैं। उसके आगे यानी नेपाल के अंदर आप अपनी कार या बाइक नहीं ले जा सकते। अगर आप ई रिक्शा से भी आए हैं तो भी वो आपको पार्किंग तक ही ड्रॉप करेंगे, उसके आगे आपको दूसरा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। ये पार्किंग
टनकपुर से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ई रिक्शा वाले यहाँ तक 10 से 20 रुपए चार्ज करते हैं एक व्यक्ति का। पार्किंग से आगे नेपाल में कैसे जाना है, चलिए वो बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये वो पार्किंग है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इंडिया में है, भारत में है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक डैम बना हुआ है जो शारदा नदी पर बना हुआ है। डैम के इस छोर पर इंडिया है और डैम के दूसरी छोर पर नेपाल है। हमें डैम पार करके नेपाल में जाना होता है। बहुत से ई रिक्शा यहाँ पर खड़े रहते हैं जो आपको शारदा डैम के पहले छोर पर ड्रॉप कर देंगे। पार्किंग से शारदा डैम के पहले छोर तक यानी इंडिया वाले छोर तक 10 रुपए वो चार्ज करते हैं। या तो आप ई रिक्शा से चले जाइए या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदल पैदल ही डैम पार करके नेपाल में पहुंच जाते हैं। ये भी एक तरीका है। बहुत लोग, हजारों लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको चुन लेना। ई रिक्शा से आप डैम के पहले छोर यानी भारत वाले छोर तक तो पहुंच गए। अब डैम पार करके नेपाल तक पहुंचने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप पैदल पैदल डैम पार करके नेपाल में पहुंच जाइए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, हजारों लोग करते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड आपके पास रखना चाहिए। ये जरूरी भी है क्योंकि आप इंडिया से नेपाल में जा रहे हैं। हो सकता है चेक हो जाए, हो सकता है ना भी चेक हो। जैसे ही आप डैम पार करेंगे तो वहां पर नेपाल में आपको बाइक वाले मिल जाएंगे जो आपसे 10 रुपए चार्ज करेंगे, आपको मेन मंदिर में ड्रॉप करेंगे। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप इंडिया में ही डैम से पहले बाइक रेंट पर ले सकते हैं। इंडियन बाइकर्स भी नेपाल में मेन मंदिर तक ड्रॉप करेंगे। वो चार्ज करते हैं 20 से 30 रुपए एक सवारी के। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप इंडियन बाइक से भी जा सकते हैं। तीसरा तरीका, पूरी बाइक रेंट पर ले लीजिए। 150 से 200 रुपए वो चार्ज करते हैं पूरी बाइक के, जिसमें 2 लोग, कभी कभी 3 लोग भी बैठकर चले जाते हैं। कोई चेकिंग नहीं होती यहाँ पे, ना बॉर्डर पे ना कहीं, कोई नहीं बोलेगा। आप आराम से बैठकर चले जाइए। 2-2.5 किलोमीटर के टोटल यात्रा रहती है डैम के इंडियन छोर से। अब नेपाल में जाना कहाँ है, नेपाल में कौन सा मंदिर है जहाँ दर्शन करने जाते हैं? नेपाल में है सिद्ध बाबा का मंदिर। कहते हैं कि पूर्णागिरि धाम में यात्रा के बाद, दर्शन के बाद नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो ये सारे तरीके बताए मैंने आपको वहां तक पहुंचने के। अब जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे चले जाइए। आप अपनी कार या बाइक लेकर नेपाल में एंट्री नहीं कर सकते, ये नियम है यहाँ पर। हमने तो पूरी बाइक रेंट पर ली, 150 रुपए दिए और अपनी बाइक लेकर सीधा पहुंचे नेपाल में सिद्ध बाबा मंदिर के पास। बाइक लगाई पार्किंग में और हम चल दिए नेपाल दर्शन के लिए। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये नेपाल का बाजार है। अब हम भारत से नेपाल में पहुंच चुके थे। ये बाजार भी बहुत अच्छा है। कुछ खरीदारी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे यहाँ मौजूद है। नेपाल के इस खूबसूरत और शानदार बाजार को घूमते हुए हम पहुंचे सिद्ध बाबा मंदिर तक। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मुख्य मेन गेट के बाहर ही 10-10 रुपए में प्रसाद मिलता रहता है। प्रसाद जरूर खरीदिएगा। और ये प्रसाद तो इंडिया में भी मिलता रहता है, आप चाहे तो वहाँ से भी खरीद कर ला सकते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत प्राचीन है। सिद्ध बाबा मंदिर में भी दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय लोग तो है ही, यहाँ पर बहुत सारे नेपाली लोग भी आपको दिखेंगे क्योंकि नेपाल में भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये नज़ारे हैं नेपाल के प्रसिद्ध और प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर के। चलिए मंदिर के दूसरे छोर पर चलते हैं क्योंकि एक गेट इस छोर पर था तो एक गेट दूसरे छोर पर था। हम मंदिर के पीछे से होते हुए दूसरे गेट पर पहुंचे। ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेन बस स्टैंड है। यहाँ से नेपाल के अलग अलग शहरों के लिए बसेस चलती हैं। यहाँ से काठमांडू की दूरी करीब 730 किलोमीटर है। नेपाल की ये जगह ब्रह्मदेव के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह हम नेपाल यात्रा भी करते हैं। सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन के बाद हम वापस खूबसूरत बाजारों से होते हुए पार्किंग तक पहुंचे। बाइक हमने उठाई और वापस डैम से होते हुए इंडिया में पहुंच गए। इस पूरे टूर को करने में मुश्किल से हमें 2 से 2.5 घंटे लगे। तो अगर आप टनकपुर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप पूरे एक दिन में पूर्णागिरि यात्रा और नेपाल सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन करके वापस टनकपुर पहुंच सकते हैं। एक और पॉइंट है जहां आपको जरूर जाना चाहिए, वो है चूका एगलिक पॉइंट। टनकपुर से जब पूर्णागिरि मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में से ही एक डाइवर्जन है, वहां से चूका एगलिक पॉइंट तक जा सकते हैं। उस डाइवर्जन से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। नदी के किनारे बहुत अच्छी जगह है। शाम के वक्त यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं। सुबह और शाम यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और मंदिर है जहाँ आप इस यात्रा के दौरान जा सकते हैं, जो है बूम मंदिर। इसे श्री आधा शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। टनकपुर से भैरव मंदिर के 20 किलोमीटर के सफर में बीच रास्ते में ही ये मंदिर मौजूद है। आप यात्रा पर जाते वक्त या वापस आते वक्त इस मंदिर में भी जा सकते हैं। टनकपुर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर मौजूद है, पूर्णागिरि धाम वाले रास्ते पर।
पूर्णागिरि धाम यात्रा के दौरान हम पहाड़ों की डूंडा रेंज और बूम रेंज के बीच में घूमते हैं। नज़ारे बहुत सुंदर है यहाँ भी। अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं तो टनकपुर में आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये होती है श्री माता पूर्णागिरि धाम की यात्रा, जिसे आप मात्र 1 दिन में कर सकते हैं अगर आप सुबह सुबह टनकपुर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक रात रुकना चाहते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत सुविधाजनक तरीके से आप इस पूरे टूर को कर लेंगे। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कहीं भी खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। सभी जगह शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिल जाएगा, चाहे आप टनकपुर में हो, चाहे आप पूर्णागिरि मंदिर के आसपास, भैरव मंदिर के आसपास हो, या फिर आप नेपाल में हो। आपको सभी जगह बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल के बाजार में, वहाँ तो मैंने देखा कि बाजार में, रेस्टोरेंट में बियर और अल्कोहल भी सर्व किया जा रहा था। तो वो उनका देश है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। मंदिर के आसपास के सभी बाजारों में शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिल जाएगा। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जब तक आप इंडिया में रहेंगे आपका मोबाइल प्रॉपर काम करेगा, लेकिन जब आप नेपाल में चले जाएंगे तो आपका सिम बंद हो जाएगा। लेकिन 1.5 से 2 घंटे ये परेशानी होती है। उसके बाद जैसे ही आप इंडिया में आएंगे आपका फोन चालू हो जाएगा। एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, अगर आप नेपाल में जब जाते हैं तो आपके फोन को फ्लाइट मोड पर लगा दीजिए, वरना आपके फोन की बैटरी तुरंत ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। यात्रा के बजट की बात करें तो यात्रा बजट बहुत कम रहता है, क्योंकि आप मात्र 1 दिन में इस पूरे टूर को कर सकते हैं। अगर आपको एक रात रुकना भी है तो आप धर्मशाला में रुकेंगे, तो कुछ धर्मशालाएं तो पूरी तरह से फ्री हैं। अगर आप होटल भी लेते हैं टनकपुर में तो 800-1000 रुपए में होटल मिल जाता है। दिल्ली से अगर आप इस टूर को करते हैं तो मात्र 6 से 7 हजार में 2 लोग पूर्णागिरि धाम यात्रा करके वापस दिल्ली जा सकते हैं। तो बहुत लो बजट ये टूर रहता है। आप हिल स्टेशन भी घूमेंगे, माता रानी के दर्शन भी करेंगे और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लेंगे नेपाल की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां पूर्णागिरि जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।